गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारे आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे थोड़े से छोटे मोटे टॉपिक जो हमारे लास्ट लेक्चर में रह गए थे। इस लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट है सिर्फ न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम सबसे पहले ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमको क्या देखना है बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात किया था और हमारे पास था बच्चों एक अरेनियस इक्वेशन। तो इस अरेनियस इक्वेशन ने हमको क्या बताया था? अरेनियस इक्वेशन ने हमको बताया था कि भाई जो के की वैल्यू है वो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हमारी रिएक्शन फास्ट होती है। तो आप जानते हो अच्छे से, कई बार आपने देखा होगा कई रिएक्शन ऐसी होती है होती नहीं है, आप उसको क्या करते हो, उस रिएक्शन को हल्का सा हिट करते हो और आपकी रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब आपने किया था टेम्परेचर इंक्रीज, इसलिए आपकी रिएक्शन हो गई जल्दी, यानी इसका मतलब रिएक्शन हुई फास्ट। रिएक्शन फास्ट हुई मतलब उसके के की वैल्यू बड़ी थी बच्चों। तो कैसे बढ़ी थी, क्या हुआ था, ये आपको अरेनियस इक्वेशन में दिख जाता है। ठीक है बच्चों, देखो हमारा अरेनियस इक्वेशन क्या था? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। आप देख सकते हो टेम्परेचर, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर, तो आप इसको पॉजिटिवली ले सकते हो फॉर के। क्लियर है? और यहाँ पर इनवर्स भी है माइनस भी है, तो पॉजिटिवली आप ले सकते हो किसके लिए बेटा? के के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? तो कैसे होता है, क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो बच्चों, जैसे कि मेरे पास कुछ रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन हो रही है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है ए और बी की, समझ लो ए और बी के बीच में रिएक्शन होकर एक प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होता है कि समझ लो एक्टिवेशन एनर्जी है 240 जूल, समझ लो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। और इस रिएक्शन को मैं कर रहा हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर हम ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूँ। ठीक है, यानी 373 केल्विन पे हम कर रहे हैं इस रिएक्शन को। तो इतने टेम्परेचर पे जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो क्या होता है बच्चों कि इसने टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं जो इतनी एनर्जी बैरियर अचीव कर लेते हैं। लेकिन वेन एवर आई इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल that crosses this energy barrier will increase obviously। क्योंकि बेटा क्या होता है, मैं टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया तो सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन वुड बी फ्रूटफुल। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन many of molecules are now able to form a product which were not been able to form product in the previous 100 डिग्री सेल्सियस। बराबर है ना? तो जो मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, अब वो 150 पे भी उतने कैपेबल हो गए, उतनी एनर्जी आ गई कि इतनी अचीव कर सकते हैं। तो इसको हमारे इसमें ग्राफिकली कैसे बताया हुआ है? ग्राफिकली कुछ ऐसा बताया हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर T1 ले लो, ये T2 ले लो, तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एनर्जी है। ठीक है बच्चों, एनर्जी है। तो देखो, जब हमारा टेम्परेचर T1 था तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, और जब टेम्परेचर T2 रहेगा तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ग्राफ का ये इतना भाग अगर मैं देखता हूं, समझ लो यहाँ पर हमारा ग्राफ एंड हो रहा है, समझ लो ये ग्राफ हो रहा है एंड। तो यहाँ पर देखो ये हो गया शेडेड रीजन। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके लिए बेटा? ये हो गया T2 के लिए, हो गया T1 के लिए, हो गया। समझ में आ गया? ये T1 ऊपर है और T2 नीचे है, ये टेम्परेचर टेम्परेचर ऐसा नहीं बता, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर T1 ऊपर है तो T1 का वैल्यू ज्यादा है। अरे भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, T2 इज ग्रेटर। और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये टेम्परेचर एक्सिस नहीं है क्या? याद रखना, इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर देखो ये जो इतना जो मैं शेडेड रीजन बताया है, शेडेड रीजन ज्यादा बड़ा है, किसके लिए है? शेडेड रीजन की वैल्यू बढ़ गई, पहले इतना आता था शेडेड रीजन, ये आता था T1 के लिए शेडेड रीजन आता था, नाउ T2 के लिए इतने शेडेड रीजन आता था। तो देखो पहले इतने मॉलिक्यूल आर एबल टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, अब ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना इस एरिया में क्या बनता, प्रोडक्ट बनता ना, यहाँ पर रिएक्टेंट रहता। रिएक्टेंट तो सेम थे दोनों, बराबर है ना? तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गए, बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए। समझ में आ रहा है? ये तो पीक हो गया अपना, ट्रांजिशन स्टेट वाला पीक है ये, ट्रांजिशन स्टेट।
ठीक है, समझ में आया? तो ये ग्राफ दिमाग में आ गया तुम्हारे? तो ये था ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? इसके बाद में एक और टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी मैं समझाता हूं तुमको, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, ये बात सही है कि हमारी जो रिएक्शन होती है उसके लिए कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों की, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बहुत फास्ट होती है रिएक्शन, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में स्लो होती है। तो भाई कुछ रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फास्ट होती है, वहां पर हमारा कैटलिस्ट उस रिएक्शन को बूस्ट करता है। जहां पर स्लो हो जाती है वहां पर एज अ पॉइजन एक्ट करता है। बराबर है ना बच्चों? तो हम यहाँ पर बूस्टिंग वाली देखेंगे। जैसे कि एक रिएक्शन मेरे सामने है, ये देखो बच्चों, KClO3। KClO3 ट्वाइस KClO3 का ब्रेक डाउन होके बनता है ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। ये एक रिएक्शन है बच्चों। ये रिएक्शन होती है कैटलिस्ट जिसका नाम है MnO2, इसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन कैटलिस्ट MnO2 के प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन विद इन अ सेकेंड हो जाती है। बट इफ द रिएक्शन इज इन absence ऑफ MnO2 देन इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। बराबर है बच्चों? तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताता हूं। कैटलिस्ट एक्चुअली, क्या बोल रहा हूं मैं, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्चुअली लोअर्स दी, वही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि देखो, अगर कैटलिस्ट है, इफ इफ कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, समझ में आ गया? कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो E अपॉन RT की वैल्यू क्या होंगी बेटा, कम होगी। बराबर है ना? बट माइनस में माइनस E अपॉन RT की वैल्यू विल इंक्रीज। समझ में आ गया? और इसकी वैल्यू इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली K की वैल्यू इंक्रीज होंगी, क्योंकि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E टू द पावर माइनस E अपॉन RT। जब भी इस देखे थे हमने रेनियस इक्वेशन के स्टार्टिंग में। समझ में आ गया बच्चों? तो ये रही हमारी बात। मैं भी क्या कुछ भी बना दिया। बराबर है बच्चों? तो क्या हो रहा है, के की वैल्यू इंक्रीज होंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बट हाउ इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो बेटा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मैंने क्या बताया, ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे पिक बनता है। देखो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट रहता है, ऐसा कुछ तो पिक बनता है, और उस पिक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इन दोनों के बीच की जो गैप होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट रहता है, यहाँ रहता है प्रोडक्ट, इनके बीच के गैप को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों? तो एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? भाई यहां पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एंड टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। नया बॉन्ड बनाने के लिए, पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की डील होती है। वो एनर्जी की डील जितनी रहती है, ओवरऑल कैलकुलेटेड डील इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो एनर्जी कम लगती है। हाउ? बिकॉज कैटलिस्ट इटसेल्फ ब्रेक सम बॉन्ड और मेक सम बॉन्ड। बराबर है ना? कैटलिस्ट भाई खुद ही जाता है, कुछ बॉन्ड बना देता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक कर देता है। कैटलिस्ट खुद अपने ओन बेसिस पे कर देता है। तो जब कैटलिस्ट अपने ओन बेसिस पे काम कर देता है बच्चों, तो उस टाइम पे हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल को उतना काम नहीं करना पड़ता है। समझ में आ गया? इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो अगर ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रही है और विद कैटलिस्ट, तो विद कैटलिस्ट रिएक्शन कैसी होंगी? विद कैटलिस्ट ये हो गया इन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के अब्सेंस में हो रही रिएक्शन ये। और अब अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं हम ये, तो ये रिएक्शन का हाइट थोड़ी कम होगी। इसकी जो हाइट रहती है बच्चों, हाइट हो जाती है कम, जस्ट लाइक ये होगी इसकी हाइट कम। ठीक है, देखो आप देख सकते हो एडिशन कर जोगे, यहाँ पर कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। समझ में? प्लस एन टी माइनस एन सी। समझ में आ रहा बच्चों? और भी रिएक्शन है, जैसे कि एक रिएक्शन और आपके बुक में बताया हुआ है, जैसी डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अगर ये आयोडीन के प्रेजेंस में होता है तो ट्वाइस H2O प्लस हाफ O2, हाफ O2 नहीं, फुल O2 जो बनेगा। बराबर है बच्चों? नहीं, हाफ O2 बराबर है, एक O2 है। बराबर है?
तो कुछ ये भी एक रिएक्शन जो कैटेलिस्ट यहाँ पर आयोडीन एक्ट एज ए कैटेलिस्ट, आयोडीन आयन कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये हो गई बात आपकी, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपके कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, अल्टीमेटली के की वैल्यू इंक्रीजेस। तो बच्चों ये रहा पूरा थ्योरी पोर्शन इस लेसन का जितना हमने अभी तक पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है जो हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके यस बच्चों, अब हमारे पास है एक इक्वेशन, और ये इक्वेशन में हमको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। हमको गिवन है बच्चों, कुछ बातें देखेंगे हम, कौन कौन सी बातें दी हुई है हमको। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमको दिया हुआ रेट कांस्टेंट, यानी पहले दिया हुआ है एक के वन, आपको वैल्यू दिया है 0.6 सेकेंड इनवर्स, के टू आपको दिया हुआ है 0.045 सेकेंड इनवर्स, और आपको पहला एक टेम्परेचर दिया था T1 313 केल्विन, और एक टेम्परेचर दिया है T2 293 केल्विन। बराबर है, समझ में आ रहा है? हमको निकालना है ये बेटा, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद निकाल सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। हमारा फॉर्मूला वही जाना पहचाना फॉर्मूला है जो थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे। देखो कैसा था, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, बराबर है, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303 आर टी T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, सॉरी। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, सबकी वैल्यू पुट करना है, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक लॉग, उसका लॉग निकाल लो, वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, हम देखो थोड़ा सा कर देता हूं मैं, बाकी आपको करना है क्योंकि मुझे भी करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट ही करते बैठना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी हमको निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो, 2.303, आर की वैल्यू आपको जानू है 8.314 रखो, और सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आएगा, टेम्परेचर तो इधर आया है, सॉरी सॉरी ये नहीं आएगा, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर T2 कितना है, T2 293, 293 माइनस 313 अपॉन क्या होगा 313 इंटू 293, बराबर है। तो बच्चों आप वैल्यू रखते जाओ और निकालो। मेरी एक राय मानना है यहाँ पर सॉल्व करते समय, मेरी एक राय यह है बच्चों की, जब भी आप ऐसे आते हैं ना, दो टेम्परेचर आपको खुद को लेना है T1 T2, तो हमेशा प्रीफर दैट कि T2 हमेशा बड़े वाले को लेना। तो एक काम करते हैं, हम इसको T2 लेते हैं, तो ये होगा K2, ये होगा K1, और ये होगा T1। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, सॉल्व करने में बहुत आसानी जाती है, कोई परेशानी नहीं आती है यहाँ पर। तो अब K2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0.6, तो log ऑफ K2 0.6 अपॉन कितना होगा 0.045, यहाँ पर भी इसको सिर्फ शफल करना है, 313 माइनस 293, 293। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका अच्छा आंसर आएगा, बराबर है। वैसे तो आप वैसे भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि आप हमेशा बड़े वाले को, बड़े टेम्परेचर को आप क्या लेना, हमेशा ले लेना इसको T2, जो छोटा टेम्परेचर को T1। आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, और आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आता है 298,98810 जूल मोल इनवर्स, जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, दिमाग में आ गया, क्लियर है? मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिया, मैंने जस्ट आइडिया दिया आपको, आप आंसर निकाल सकते हो, इतने कैपेबल हो। मैं वही काम करूंगा, आपको आप हिंट दूंगा, आइडिया दूंगा, आपका काम है सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे, प्रॉब्लम जाता है तो मैसेज मी। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी अरेनियस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन हैज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, यस हमको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है ये 240 किलो जूल मोल इनवर्स, बराबर है। मेरी एक राय मानना बच्चों, जैसे कि आप आर की वैल्यू रखते हो, तो आर की वैल्यू आप 8.31 रखते हो, जो कि जूल वाली वैल्यू है, किलो जूल वाली नहीं है। तो जब आर की वैल्यू आप जूल में रखोगे, तो भाई इसको भी जूल में रखना पड़ेगा, तो इसको आप कर डालो 240 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ए की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट आपको लिया है, के की वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। हमारे पास हमारा इक्वेशन था,
अरेनियस इक्वेशन क्या था, लॉग ऑफ के इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, आप जानते हो 2.303 आर टी, सॉरी यहां पर रहेगा 2.303 आर टी। आपको निकालना किसकी वैल्यू है बेटा, लॉग के की वैल्यू निकालना है। तो आप पहले क्या करो, लॉग के की वैल्यू निकालो, आप सबकी वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रखो तो लॉग ए की वैल्यू निकल जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग की वैल्यू रखो। आप सबसे पहले निकालो लॉग ऑफ के की वैल्यू, इफ यू गेट द लॉग ऑफ के की वैल्यू कुछ तो भी मिलेंगी आपको। उसके बाद में क्या करना, लॉग इधर लेके जाना तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दैट बॉक्स, देन यू विल गेट द सम न्यू वैल्यू, और वो जो वैल्यू रहेंगी उसका यूनिट रहेगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप समझ सकते हो, मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए का यूनिट और के का यूनिट सेम रहता है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब रहा टेम्परेचर की बात, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखना है अपने को, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन द एक्सपोनेंशियल फैक्टर व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। एक काम करो फिर, टेम्परेचर टेम्परेचर आप रख दो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हमको रखना पड़ेगा इसमें टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, देख लेता हूं मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं इसमें टेम्परेचर। ओ सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही आधा उतारा है बच्चों। What is the rate constant of the reaction at 600 degrees Kelvin? At 600 Kelvin, yes, temperature is given. Temperature is 600 Kelvin. तो yes, आपको टेम्परेचर यहाँ पे कितना रखना है बच्चों, 600 रखना है। तो नाउ आप निकाल सकते हो आंसर। इसका आंसर आएगा, के का वैल्यू मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 2.055, 2.055 इंटू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 8 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। ये भी इक्वेशन मैंने आपके ऊपर डाला है सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है। तो हम देखते हैं हमारा एक और न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल इस लेसन के लिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अब जो न्यूमेरिकल मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा हटके है, और ये न्यूमेरिकल जनरली हर जगह पे नहीं मिलता है। चलो बहुत अच्छा है, आपकी बुक में न्यूमेरिकल डाला हुआ है, मुझे भी मौका मिला आपको बताने का। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम न्यूमेरिकल हमारा कैसा है। हाफ लाइफ को लेके आया, वाह बढ़िया बात किया इसने, एक नया ट्विस्ट लेके आया हमारे क्वेश्चन में। देखो, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, 900 मिनट हाफ लाइफ है। एट 820 केल्विन एस्टिमेटेड हाफ लाइफ एट 720 केल्विन, यानी 820 केल्विन पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, 720 पे हाफ लाइफ निकालना है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी, यस ये बड़ा काम का वर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो इसने हमको बता दिया, ऑलरेडी हमको बता दिया कि भाई आप अरेनियस इक्वेशन यूज करो और दो अलग अलग टेम्परेचर वाला यूज करो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देता तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, बराबर है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हमको बताया है कि दो अलग अलग टेम्परेचर वाला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है 250 केल्विन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ। ये 250 किलो जूल है, तो मैंने आपको बोला था 250 मोल इनवर्स, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, इंटू 10 to the power 3 जूल मोल इनवर्स, ये आपको यूज करना है। इसके बाद में आपका टेम्परेचर है T1, T1 ले लो आप 8, मैंने हमेशा लेते बड़े वाले को लेना 820 केल्विन, और T2 को क्या लेना है, T1 को लेना है 720 केल्विन। ठीक है, ये हमने ले लिया। एक हमारे पास देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था K2 और K1 का था, याद है आपको, आप जानते हो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यू नो वेरी वेल, आपका ये इक्वेशन था बच्चों। आप जानते हो यहाँ पर K1 K2 दिया हुआ है, आप इस इक्वेशन में देखोगे आपको K1 K2 का नामो निशान नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमको ये मालूम है ना भाई कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। यस, K इक्वल्स टू 0.693 इज इक्वल टू T1/2, बराबर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। तो अगर मैं यहां से लू, तो अगर K1 अगर ये है, K1 है तो ये होगा T1/2 T1, और K2 रहेगा तो क्या होगा 0.693 अपॉन T1/2 ऑफ सेकेंड, बराबर है। इन दोनों का अगर इक्वेशन बनाओ, देखो फ्रैक्शन में बना सकता हूँ, K2 K1 नहीं है मेरे पास में,
तो K2 K1 की जगह मैं दिस रख सकता हूँ। 0.693 कॉमन है दोनों केस में। अगर मैं ऐसा लिव इक्वेशन बनाऊं K2 अपॉन K1, तो क्या होगा? K2 अपॉन K1 कैसा बनेगा बच्चों, बताओ मुझे। दिस अपॉन दिस, 0.693 गेट कैंसिल, यानी यू विल गेट T1/2 ऑफ 1 अपॉन T1/2 ऑफ 2। यस, ये बनेगा। बस दिस, ये K2 अपॉन K1 की वैल्यू हमको इसको उठा के यहाँ पर पुट करना है। तो अगर पुट करें तो क्या बन जाएगा? log ऑफ T1/2 ऑफ 1 अपॉन T1/2 ऑफ 2। अब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी सब वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आर की वैल्यू वही 8.314 डालो आप, T1 T2 सब डाल सकते हो आप। मैंने पहले ही बताया था आपको, बड़ा टेम्परेचर जो था उसको आप T2 लेना था, एंड सो ऑन। अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखो 900 मिनट दिया हुआ है आपको, 900 मिनट। 900 मिनट किसकी वैल्यू दी हुई है आपको? 820 वाली की दी हुई है। 820 वाली की 900 मिनट दिया हुआ है, तो 820 वाला 2 है, तो यानी इसका मतलब आपको दिया था T1/2, T1/2 2 वाला, तो ये दी थी कितनी आपको? 900 मिनट। समझ में आ गया बच्चों? 900 मिनट। तो याद रखना आपका जो T1/2 1 वाला है ना, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। ये जो वैल्यू निकलेंगी ये भी मिनट में चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल मिनट में ही आएंगे, बिंदास रहो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आई थिंक सो इसका कितना मिलना चाहिए, मैं बता देता हूं हमारा इसका आंसर। अब यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। ठीक है बच्चों, चलो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो।